ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम ओसी में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग विथ ओसी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो वी आर स्टार्टिंग विथ ओसी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और देखो ओसी आपका है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने में या बिजनेस को ओपन करने में ये सब्जेक्ट मदद करता है। तो आपको बिजनेस के डायनेमिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे समझ लो कि तुमने कोई एक प्रोडक्शन हाउस खोला, अभी उस प्रोडक्शन हाउस में एक एचआर डिपार्टमेंट होगा, एक भाई साहब आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एक भाई साहब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी चेक कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा। सो इन सारे तमाम हेड्स को आपको सही से मैनेज करना है, ठीक है। तो ओसी बेसिकली क्या है भाई साहब, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ओसी में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई साहब, ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स। ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स मतलब देखो जैसे जैसे आपका भाई साहब अभी आप 12th के कॉमर्स के बैच हैं, है ना। मैं आपको एक ओसी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे समझ लो 6 का भी बैठा दिया स्टूडेंट्स, 7 के भी बैठा दिए, 9th के भी बैठा दिए, 11 के भी बैठा दिए, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, विल दिस बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट? नो, ठीक है। मैं भले ही 3 घंटे का क्लास ले रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा रुक रहे हैं, अरे बाप रे अभी क्या हो गया, ठीक है। अच्छा अभी मैं रुकता हूँ भाई साहब, किसी और को पढ़ा रहा हूँ 8th को, किसी थोड़ा सा दिखा रहा हूँ 7th को, तो ना ही मैं प्रॉपरली मैनेज कर पाऊँगा एज अ टीचर, और ना ही आप प्रॉपरली एज अ स्टूडेंट फोकस कर पाएंगे। सो दैट इज़ बैड मैनेजमेंट, ठीक है। इससे अच्छा क्या करते हैं भाई साहब, 1 घंटा 12th को पढ़ाते हैं, 1 घंटा 9th को पढ़ाते हैं, 1 घंटा 8th को पढ़ाते हैं। 3 घंटा सबको एक साथ बिठाने के अलावा हम ये कर सकते हैं, 1-1 घंटा सबको ठीक से पढ़ा दे भाई साहब, जो आएगा वो वही पढ़ के जाएगा, और टीचर भी भाई साहब फ्लुएंटली एक ही चीज़ पढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकें, ठीक है। हाउ डू वी इंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट विद इन द 4 वॉल्स ऑफ अ बिजनेस हाउस, सो दैट वी गेट मैक्सिमम क्वालिटी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। आपको भाई साहब प्रोडक्ट में क्वालिटी भी मिले और आपको प्रोडक्ट में भाई साहब आपको क्वांटिटी भी मिले, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे वेटेज ऑफ द चैप्टर। विथ ऑप्शन कितना है भाई साहब, 12 मार्क्स। विदाउट ऑप्शन कितने का है भाई साहब, 7 मार्क्स का, ठीक है। विदाउट ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो आपके भाई साहब ये तो आपके बोर्ड का पैटर्न हो गया कि विथ ऑप्शन आपके 12 मार्क्स के आने वाले हैं, और विदाउट ऑप्शन भाई साहब आपका 7 मार्क्स का आने वाला है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ओके, सो व्हाट डू वी सी भाई साहब, इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ ओसी थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ओसी में एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आप थोड़ा बहुत लिख कर आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ना पढ़ें, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो काफ़ी सारा कुछ लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि बड़ी आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं दे आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कोई भी उसको एक्सप्लेन कर सकता है। जिन कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे एनीबडी कुड रादर एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं हम इसको। इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा भाई साहब, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय वे ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग देम सो एज टू अटेन सम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट करता क्या है भाई साहब, ठीक है। मैनेजमेंट इज प्लान करते हैं हम, ठीक है, एक प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइज करते हैं हम, ठीक को, स्टाफिंग कैसे स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग देम सो एज टू अटेन सम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैंने 15 लोगों को अपने कंपनी में रखा है और अगर मैंने 50,000 लोगों को अपनी कंपनी में रखा है, उन सब लोगों का भाई साहब एक क्लियर कट डायरेक्शन होना चाहिए, उनका जॉब रोल जो है तो डिफाइंड होना चाहिए, ये काम उनको करना है तो करना है, ठीक है, ये काम विद इन दोज ऑफिस आवर्स उनको फिनिश करना है, ये उनका टारगेट होता है, उस पर उनकी सैलरी होती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय वे ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लान तो करना पड़ेगा ना भाई साहब आपको, ठीक है, प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्टाफिंग आपको पूरा पूरा रखना पड़ेगा, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग देम, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। अरे भाई साहब आज मैं आया हूँ ऑफिस, पता नहीं काम क्या करना है, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। आपके पास 2 एम्प्लॉय रहे या आपके पास 50,000 एम्प्लॉय रहे, सबका डायरेक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, कि भाई साहब उनको ये काम करना है, ठीक है। सो डायरेक्टिंग मतलब उनको ये उनका काम डिफाइंड होना चाहिए, ये काम उनको करना है, इन बाउंड्रीज में रहकर उनको काम करना है, ठीक है। एंड कंट्रोलिंग देम, कंट्रोल मतलब है ऐसा ये सब नहीं, कंट्रोलिंग देम मीन्स व्हाट,
कंट्रोलिंग देम मतलब उनको प्रॉपर डायरेक्शन देकर आप उनके आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। यू आर बेसिकली कंट्रोलिंग देयर आउटपुट, ठीक है। जैसे एक अगर ऑफिस में पियोन है, वो भी एम्प्लॉय है कंपनी का, उसका काम है भाई साहब सबको चाय पानी देना और मतलब इंश्योर करना कि भाई साहब बिस्लरी में पानी भरा हुआ है, लाइट पंखा बंद करना भाई साहब, एसी चलाना, ये सारी चीज़ें उसकी हैं, डस्टिंग वगैरह करना। उसको अगर मैं बोलूँ भाई साहब एक काम करो, मतलब ये क्या कि अपना जो कंप्यूटर है उसमें से प्रिंट आउट निकालो, ये करो वो करो, तो मतलब वो भी परेशान हो जाएगा। ये मतलब मेरा काम क्या है, ठीक है। मेरे को पगार देने पियोन की, लेकिन मेरे से काम करा रहे भाई, अच्छा वो जो क्लाइंट है ना उनको ज़रा बुला कर ले आओ, उनको ज़रा फ़ोन लगाओ, तो वो भी परेशान हो जाएगा। भाई साहब मेरा काम है पियोन का, मेरे को पगार मिल रही है पियोन की और मेरे से काम एट अ हायर लेवल करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एंड कंट्रोलिंग देम, तो आपको कंट्रोल करना है इफेक्टिवली। कंट्रोल करना है इफेक्टिवली मतलब उनको डिसिप्लिन रखना है, उनको भाई साहब काम को एक्सप्लेन करना है, और अगर वो काम नहीं करते हैं तो अकॉर्डिंगली पनिश भी करना है, और अगर वो काम करते हैं तो अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड भी करना है। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल मेजर। अगर कोई भाई साहब सही सही काम कर रहा है तो गेट दैट पर्सन रिवॉर्डेड बाय इंसेंटिवाइजिंग, एंड इफ द पर्सन इज अनडिसिप्लिन, कभी आता है काम पे कभी नहीं आता है, तो भाई साहब टाटा बाय बाय, जो भी है, ठीक है। ओके, सो दीज आर थिंग्स दैट वी, तो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर कंपनी का भाई साहब एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर कंपनी के कुछ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, मतलब कोई पर्पस होता है। देयर इज अ पर्पस टू फिल फॉर एवरी कंपनी, ठीक है। एवरी कंपनी इज डिजायरिंग टू फुलफिल अ पर्पस, ठीक है। प्रिंसिपल्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर नोन एज प्रिंसिपल्स। तो जो भी टेक्निक्स या सिस्टम्स होते हैं जो वन डायरेक्शनल रिजल्ट देते हैं, ऑल दोज टेक्निक्स और सिस्टम विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर नोन एज प्रिंसिपल्स। मतलब कैसा है, देखो हम जो कुछ भी कर रहे हैं कंपनी के अंदर, जो कुछ भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा एफर्ट जो है किस लिए है भाई साहब, पैसा कमाने के लिए। अभी आप देखो, जैसे समझो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को बेचना है, तो हम जितना माल मार्केट में उतारेंगे उतना पैसा कमाएंगे। क्या सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर हम चल सकते हैं? क्या सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर हम चल सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जूता, गारमेंट, कुछ भी हो सकता है, जितना माल आप मार्केट में उतारेंगे उतना पैसा कमाएंगे। सिंपल, आपकी कंपनी वो माल बना रही है, जितना माल आप मार्केट में उतारेंगे उतना पैसा कमाएंगे। ये तो सिंपल हो गया। तो मतलब और कुछ नहीं देखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा माल प्रोड्यूस करना है। इज इट? व्हाट विल यू डू इंश्योर? और क्या इंश्योर करना है आपको? व्हाट विल यू हैव टू इंश्योर? भाई साहब बोलो बोलो, जल्दी बोलो, 1 मिनट। सेक्टर, आप कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो और इन गुड्स को मार्केट में उतार रहे हो, इन गुड्स को बेचकर आप क्या कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब आपका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या? ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स मार्केट में उतारें, बस। तो हाँ, अब पैसा तो रिजल्ट है ना भाई साहब। कैसा आएगा? हवा में थोड़ी ना पैसा आएगा। आप जो मार्केट में गुड्स उतारे उस पर पैसा आएगा। तुम्हारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स उतारो। पूछ रहा हूँ, तुम्हारा एज अ बिजनेस ओनर क्या एक ही ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स उतारो? हाँ नहीं, बिजनेस कैसे बढ़ेगा भाई साहब? बिजनेस तो तुम्हारा पैसे से बढ़ेगा ना, पैसे। हाँ नहीं, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव। देखो भाई साहब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट। ओके, क्या और किसी चीज पे फोकस नहीं करोगे तुम? ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब माल डालो, भाई साहब फटा पुराना कुछ भी है माल डालो भाई साहब, ऐसा नहीं। यू विल मेंटेन योर क्वालिटी, राइट? क्वालिटी को तुमको चेक करना पड़ेगा ना भाई साहब। ऐसे ही थोड़ी ना गुड्स उतारोगे तुम। आज 10 गुड्स दे रहे हो लेकिन क्वालिटी वाले गुड्स दे रहे हो, तुम्हारे 10 के 10 बिकेंगे और तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा। तुम भाई साहब 1000 गुड्स डाउनलोड कर रहे हो, मार्केट में उतार रहे हो, लेकिन सब के सब बेकार, रद्दी, तुम्हारा मार्केट गिर जाएगा भाई साहब, तुम्हारा गुड्स नहीं बिकेगा, ठीक है। सो यू विल हैव टू इंश्योर बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। लेकिन उनका क्या है, एक ही डायरेक्शन में पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए तुमको क्वांटिटी भी देखना पड़ेगा और क्वालिटी भी देखना पड़ेगा, दोनों भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। आपको दूसरा क्या देखना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से ज़्यादा में अगर माल उतार रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे से कम में अगर माल उतार रहा है तो कैसे उतार रहा है भाई साहब, और मेरी क्वालिटी के साथ उसकी क्वालिटी मैच हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब उसको कहीं से रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा होगा, देन यू विल हैव टू ऑल्सो एक्सप्लोर। तो ये सारी तमाम सोच जो आपकी है,
रॉ मटेरियल के लेकर, लेबर को लेकर, मशीनरी को लेकर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स को लेकर, क्वालिटी ऑफ गुड्स को लेकर, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये यूनिडायरेक्शनल या वन डायरेक्शनल अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। इन सब का ऑब्जेक्टिव एक ही है, पैसा कमाना, प्रॉफिट्स कमाना, ठीक है। सो टेक्निक्स और सिस्टम्स, तमाम जो टेक्निक्स और सिस्टम्स आप एम्प्लॉय कर रहे हो, ठीक है, विच विल हैव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। इनको हम बोलेंगे भाई साहब प्रिंसिपल्स, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है भाई साहब? आपका कंपनी का ब्रांड बढ़ाना और पैसा कमाना, ठीक है। समझ लो एक कंपनी है, राहुल मात्रे इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी एंड आई एम द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अच्छा खासा सॉफ्टवेयर कंपनी है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं हमारे, ठीक है। मैं कंपनी का आई कार्ड लगाकर, कंपनी का आई कार्ड, अभी मैं कंपनी से छूटा हूँ, मैं गया कहीं पे, सट्टेबाजी हो रही है भाई साहब, जुआ खेल रहे लोग, ठीक है, मैं वहाँ पे भाई साहब बैठ गया, विल आई बी इफेक्टिंग द इमेज ऑफ दैट कंपनी? येस आई विल बी, ठीक है। आपका स्कूल है, आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अगर आप कभी देखेंगे उनके पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। बट भाई साहब दारू पी के कहीं पड़े हुए हैं रास्ते पे, अगर ऐसा दिख गया तो स्कूल वाले उनको निकाल देंगे, कितना भी अच्छा पढ़ाते हैं, राइट। देयर इज एन इमेज टू दैट कंपनी। इसी तरह से अगर मुझे भाई साहब कुछ भी काम करना है मेरे लाइफ में, इफ आई एम गोइंग इन टू गैम्बलिंग, आई कैन नॉट हैव दैट कंपनी का आई कार्ड विथ मी, आई विल हैव टू कीप इट असाइड, राइट। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई साहब, टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शन, ये भी आपका भाई साहब जिम्मेदारी बनता है, ठीक है। सो टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव अ वन डायरेक्शनल अप्रोच, जितने भी आपके तमाम टेक्निक्स और सिस्टम्स हैं ये आपको क्या दे रहे हैं? वन डायरेक्शनल अप्रोच, एक ही डायरेक्शन में आपका अप्रोच है प्रॉफिट्स कमाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई साहब, दीज आर नोन एज प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? आपका टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक टीम की तरह काम करें। भाई साहब समीक्षा है और भाई साहब मंजरी है, दोनों में भाई साहब एकदम झगड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है। रोज़ मैं ऑफिस आता हूँ, ये दोनों मेरे ऑफिस में काम करते हैं, इनका झगड़ा निपटाओ पहले, ठीक है, तब जाकर काम चालू होगा। विल दैट बी कॉल इफेक्टिव टीम वर्क? नो। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन शुड हैपन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, ओके। टीम वर्क होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, रिजल्ट ड्रिवन होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मैनेज करना चाहिए हमको, ठीक है। प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, कम्युनिकेशन, रिस्क्स क्या हैं, हम क्या क्या रिस्क्स ले रहे हैं, ठीक है। एवरी बिजनेस हैज़ टू टेक सम अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क, हर बिजनेस को थोड़ा बहुत तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ेगा। देन टाइम, देन प्लानिंग, ऑल दीज आर बेसिकली थिंग्स विच वी हैव टू प्लान आउट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई साहब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आएंगी। द प्रिंसिपल्स यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या उसूलों पे कंपनी चल रही है, किन उसूलों पे कंपनी चल रही है? जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, उसूल, उसूल मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। आप अगर कंपनी से बाहर निकलते हैं तो भी आपके एक्शंस कंपनी में को रिलेटेड हैं, ठीक है। आपने भाई साहब किसी के साथ मारा मारी कर ली, कुछ इलीगल काम कर दिया, कंपनी आपको निकाल देगी। आप बोलेंगे भाई साहब कंपनी से क्या मतलब है मेरे को, मैं कंपनी का काम कर रहा हूँ ना, मैं बाहर कुछ भी करूँ, वाई शुड द कंपनी बी बॉदर्ड? येस इट इज बॉदर्ड, बिकॉज इट इज स्पॉइलिंग द इमेज ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के उसूल के खिलाफ है। आप जब किसी कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट करते हैं, कभी भी जब आप जॉब पे जाएंगे तो आपका पहला एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपका बैकग्राउंड चेक होता है कि आपके अगेंस्ट कोई इलीगल केसेस तो नहीं है, ठीक है, आपने कोई मतलब क्राइम या झोल तो नहीं किया है, तभी आपको कंपनी हायर करती है। आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, उसके बाद एक बैकग्राउंड चेक का प्रोसेस होता है विच टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 डेज। अगर उस बैकग्राउंड चेक में आप क्लियर होते हैं तो आप कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वहाँ पे रेड टैग आता है तो देन द कंपनी विल आस्क यू टू लीव, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो कंपनी के रेपुटेशन के लिए खतरा हो सकता है। जिस इंसान ने पहले कोई इलीगल काम किया रहेगा वो कंपनी आने के बाद भी कुछ इलीगल काम कर सकता है ना, तो कंपनी का इमेज डैमेज होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स मतलब किन उसूलों पे वो कंपनी चल रही है। हर कंपनी का कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होगा, उन प्रिंसिपल्स को आप वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। The principles used for management of business organizations are called as principles of management. These principles provide guidelines to managers while taking business decisions. So भाई साहब ये guideline provide करते हैं किनको? managers को business decisions लेने में। These are basically providing guidelines to managers for taking business decisions. Clear है? समझ में आ रहा है ये? Okay. Nature of principles of management. The nature of principles of management is explained as follows.
प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हम ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल नहीं बना देते हैं, ठीक है। वी डू नॉट बेसिकली मेक प्रिंसिपल। जैसे स्कूल में अभी नया जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं, PRINCPLE, उसूल, प्रिंसिपल नहीं। स्कूल में आपका नया कानून क्या है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते, ठीक है। ये नया कानून है। किस स्कूल में क्या होता है आई डोंट नो, बट आप बच्चों को नहीं मार सकते, ठीक है। अगर किसी टीचर ने मारा किसी बच्चे को किसी भी कारण के वजह से, तो इज ही वायलेटिंग द प्रिंसिपल? क्या वो स्कूल के उसूल को वायलेट कर रहा है? तो अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है या कोई बच्चा टीचर को परेशान कर रहा है, सो देयर इज़ अ प्रोटोकॉल दैट नीड्स टू बी फॉलोड। उस बच्चे का एस्केलेशन होना चाहिए, उसके मम्मी पापा को बुलाना चाहिए, प्रिंसिपल उससे बात करेगा वगैरह वगैरह, बट द टीचर कैन नॉट हिट दैट स्टूडेंट, ठीक है। तो जब भी वो ऐसा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, भले ही उस बच्चे को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ही इज़ गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल, ठीक है। इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंस्टीट्यूशन का अपने कुछ उसूल होते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। धीरे धीरे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके हम प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश करते हैं। किसी भी कंपनी में जो उसूल होते हैं वो रातों रात नहीं तैयार हो जाते हैं, उनको टाइम लगता है, ठीक है। बाय रिपीटेड मेथोडोलॉजी हम देखते हैं क्या सक्सेस होता है, क्या फेलियर होता है, फिर हम उन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो ऑल प्रिंसिपल्स विच आर इम्प्लीमेंटेड आर बाय रेगुलर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है भाई साहब, ठीक है। व्हाट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन? मतलब कंपनी में टॉप मैनेजमेंट से लेकर एकदम लो स्टाफ, टॉप मैनेजमेंट से लेकर एकदम पियोन तक सब लोग उन प्रिंसिपल्स के मतलब फॉलो करेंगे, ठीक है। इफ समथिंग इज रॉन्ग फॉर द CEO ऑफ द कंपनी, दैट सेम थिंग इज रॉन्ग फॉर द पियोन एज वेल, ठीक है। सबके लिए वो रॉन्ग है और सबके लिए जो राइट है वो राइट है, सबके लिए जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। नोबडी कैन बेसिकली डू एनीथिंग। सो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। सो ये आपका प्रिंसिपल्स है, ठीक है। दीज आर बेसिकली प्रिंसिपल्स। बिहेवियरल इन नेचर, ठीक है। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिहेवियरल नेचर मतलब देखिए, आप जब मैनेजमेंट में आते हैं ना, तो सिर्फ काम बांटना ही नहीं होता है, काम करवाना भी होता है। और किसी इंसान से अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो सिर्फ पगार देकर काम नहीं करवा सकते, आपको उसको रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा, आपको उसको काम सिखाना भी पड़ेगा और आपको उसको करेक्ट भी करना पड़ेगा इन अ प्रॉपर वे। ओनली देन विल दैट पर्सन विल बी एबल टू गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड आउटपुट्स एज वेल। तो आपका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एज अ मैनेजर हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग विथ योर एम्प्लॉयज़? अगर भाई साहब बहुत खड़ूस मैनेजर हुआ तो क्या हो जाएगा, अफला तफली मच जाएगी। कोई एक सीरीज़ आई थी फैमिली मैन पार्ट 2, किसने देखा है? ओके, पार्ट 2 देखा है? तो तुमने देखा जब मनोज बाजपेयी को वो उसका बॉस जो वो काम कर रहा था किसी ऑफिस में चिड़ चिड़ करता रहता है, तो एक बार भाई साहब उसको लेकर जाता है अंदर और चिल्ला रहा है उसके ऊपर, वो अपना ही परेशान है, तो ही हिट्स देम, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट आपका कमज़ोर है तो बैकफायर हो सकता है वो, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि भाई इंसान को जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ क्यों नहीं रहा है, ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है या उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम जो भी है, इट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट इन अ वेरी एमिकेबल वे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता था तो मेरे अंडर में एक इंसान था, बहुत ही मतलब डिसिप्लिन्ड आदमी है, रोज़ ऑफिस आता है, टाइम पे आता है, टाइम से जाता है और जो उसका मतलब काम है वो करता है, लेकिन काम में ना क्वालिटी नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे बहुत सारे क्वालिटी के पैरामीटर्स होते थे, उसमें मतलब काम में ना वो दिलचस्पी नहीं ले रहा है, ठीक है। इज़ नॉट डूइंग इट विथ मतलब बोलते हैं ना जुनून से काम कर रहा हो, मतलब बहुत मतलब मज़े में काम कर रहा हो, वैसा नहीं था, ठीक है। आता है मतलब एकदम टाइम टू टाइम आएगा, कभी लेट नहीं, कभी कोई फालतू का ब्रेक्स नहीं, डिसिप्लिन्ड है। तो लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, उसकी क्वालिटी भाई साहब नहीं आ रही है। तो मेरे मैनेजर ने बोला देखो भाई इसको अल्टीमेटम दे दो, इफ़ ही इज़ नॉट इम्प्रूविंग देन अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू थ्रो हिम आउट। तो मैंने बोला मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। और मेरे लिए इस बंदे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए था क्योंकि इस बंदे ने कभी मेरे को परेशान नहीं किया, ना ही अपने एब्सेंटिज्म से, ना ही अपने लेट कमिंग से, कोई इशू नहीं था उसका, ठीक है। सो देन मैंने मतलब उसको फीडबैक देना चालू किया कि भाई देखो तुम्हारा ये ना ये क्वालिटी पैरामीटर है, तुमको इसको मीट करना है,
ऐसे ऐसे मीट करना है टेक्निक्स। तो वो सुनता था और कोशिश भी करता था, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया, ठीक है। 1 हफ्ते में कोई चेंज नहीं आया, मेरे पास और 3 हफ्ते बाकी हैं। सो देन एक दिन ऐसे ही मैंने बोला कि चलो ब्रेक पे जाते हैं। उसके साथ ब्रेक पे गया, मैं खाना वाना खाया और ऐसे ही चाय पी रहा था। तो मैंने बोला कि तुम काम के सिवा और क्या करते हो? तो बातों बातों में पता चला कि ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन इंटीरियर डेकोरेशन, वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है। और फिर वो बोलता ही गया, मतलब ऐसे बातों बातों में चला और वो बोलता ही गया इंटीरियर डेकोरेशन, ये वो, मतलब मैं फिर देखने लगा कि अरे ये बंदा जो पहले बात ही नहीं कर रहा था, ही स्पीकिंग सो मच, सो दैट इज हिज हार्ट। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरा तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे एक फ्रेंड का इंटीरियर डेकोरेशन का काम करना है, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू डिस्कस इट आउट विथ हिम? तो अभी मैंने उसको इसका नंबर दिया। उन लोगों में क्या बात हुआ मुझे नहीं मालूम, बट फ्रॉम द वेरी सेकेंड डे आई सी अ वेरी ह्यूज चेंज इन दैट पर्सन। तो भाई साहब बहुत सारा चेंजेस हो गया, वो अपने आप काम करने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा। सो कभी कभी क्या होता है कि आप जिस इंसान को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे है और आप एक अलग प्लेटफॉर्म पे हैं। आप चीज़ों को दूसरे तरीके से देख रहे हैं, वो चीज़ों को दूसरे तरीके से देख रहा है। देयर हैज़ टू बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप उसको समझते हैं, उसके इंटरेस्ट को अगर आप समझते हैं, अगर आपने उसके इंटीरियर डेकोरेशन से मेरे काम का कोई मतलब नहीं था, लेकिन ही वेंटेड इट आउट, उसका जो इंटरेस्ट है वो इतने अच्छे से बोलने लगा कि मेरे साथ उसका एक टाई अप हो गया, दैट वाज द लिंक, ठीक है। फिर वो अपने आप ही काम करने लगा, जुनून से काम करने लगा, उसका क्वालिटी मैट्रिक्स सब कुछ इंप्रूव हो गया एंड द नेक्स्ट 1 ईयर ही बिकेम द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। वो 1 साल में उस कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय बन गया, उसको अवार्ड मिला। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि कभी कभी यू हैव टू अंडरस्टैंड द वीक लिंक्स। मैनेजमेंट को बहुत इफेक्टिवली सोचना, समझना और जानना पड़ेगा कि भाई साहब वीक लिंक क्या है, ठीक है। तो बिहेवियल एस्पेक्ट किसी भी मैनेजमेंट का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। द बिहेवियल एस्पेक्ट हैज टू बी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। जनरल गाइडलाइंस होती हैं भाई साहब। जनरल गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं? जो जनरल आपकी गाइडलाइंस होती हैं मतलब क्या हो जाएंगी? कंपनी के अंदर कैसे बिहेवियर करना है, क्या करना है क्या नहीं। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो गाइडलाइंस होती है, आप बिना यूनिफॉर्म चले जाओगे स्कूल में, कुछ भी पहनकर चले जाओगे, चप्पल में चले जाओगे भाई साहब, कुछ भी, तो ये सब नहीं होता है ना भाई साहब। देयर हैज़ टू बी अ ड्रेस कोड, देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर गाइडलाइन दैट हैज़ टू बी फॉलोड, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, सो जितने भी आपके देखिए जनरल गाइडलाइंस होती हैं भाई साहब। जनरल गाइडलाइंस मतलब एक कंपनी के कुछ उसूल होते हैं, कैसे आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। एचआर डिपार्टमेंट किन चीज़ों पे चलेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट किन चीज़ों पे चलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये सब आपके जनरल गाइडलाइंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब भाई एकदम ऐसा ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। किसी को कोई इमरजेंसी आ गई या अचानक से प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सो ये सारी चीज़ें जो आपको है वो एडजस्ट करनी पड़ती हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, आपने एक कॉज किया तो उसका एक इफेक्ट आएगा, ठीक है। एवरी इफेक्ट विल हैव इट्स ओन कॉज एंड एवरी कॉज विल हैव इट्स ओन इफेक्ट। तो ये चीज़ें सिचुएशन ऊपर नीचे होती हैं। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। एक छोटे से छोटे प्रिंसिपल से लेकर बड़े से बड़े उसूल सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आपने तय कर लिया कि इन उसूलों पर कंपनी चलेगी, तो वो चाहे बहुत ही छोटा उसूल हो चाहे बहुत बड़ा उसूल हो। मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे समझ लीजिए आपने चाय पिया और चाय को उधर ही रख दिया, ये कंपनी के उसूल में है कि आप चाय के कप को भाई साहब डस्टबिन में फेंकें। नो गार्बेज टू बी केप्ट ऑन द फ्लोर और ऑन द टेबल। बहुत ही छोटा सा उसूल है। और अगर समझ लो आपका एक बहुत बड़ा उसूल है, जब समझ लो आप बैंक में काम कर रहे हैं, इंटीग्रिटी का इशू है, ठीक है। मतलब आप कोई भी झोल करेंगे तो उस दिन ही आप निकाल लिए जाएंगे, कुछ भी झोल करने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत हाई प्रिंसिपल है और एक बहुत लो सा एक इफेक्ट है, लेकिन दोनों का वेटेज सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने चाय का कप रख दिया तो आपको निकाल दिया जाएगा, बट देन यू कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डू दैट इरेशनल बिहेवियर, ठीक है। सो ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बहुत सालों से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और बहुत सालों से आप एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, तब जाकर आप इन प्रिंसिपल्स पे पहुंचते हैं, ठीक है। यू बेसिकली अराइव एट दीज प्रिंसिपल्स। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विथ थॉरो रिसर्च वर्क, ठीक है। बहुत ग्रेजुअली डेवलप होता है और बहुत थॉरो रिसर्च वर्क होता है, तब जाके ये डेवलप होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। तो हम क्या करते हैं भाई साहब, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस करते हैं बिफोर डेवलपिंग देम।
द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स आर प्रैक्टिकल इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन डेवलप्ड एज प्रिंसिपल्स। तो धीरे धीरे हमको दिखता है कि एक उसूल को अगर हमने फॉलो किया है तो उस उसूल को फॉलो करते हुए हमको रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। अगर हमने एक उसूल को फॉलो किया तो उस उसूल को फॉलो करते हुए हमको एक रिजल्ट्स मिले तो हमको एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट दिखा है, ठीक है। द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स आर प्रैक्टिस्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन डेवलप्ड एज प्रिंसिपल्स, और फाइनली वो प्रिंसिपल्स में परिवर्तित होते हैं। जब हमको एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उनको वैसा प्रिंसिपल्स बनाते हैं और हमको रिजल्ट दिखते हैं, तब जाके वो फाइनली प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली फॉर्मिंग यूनिवर्सल एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, ठीक है। तो आपके जितने भी यूनिवर्सल एप्लीकेशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो यूनिवर्सल होंगे, सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, ठीक है। जैसे हर आदमी को मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसको आप डिसग्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट हर्ट देयर डिग्निटी, ठीक है। हाँ, आप उनको काम के लिए बोल सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं भाई साहब काम ठीक से करो, ठीक है। आप उनको आउटपुट के लिए बोल सकते हैं, क्वालिटी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन आप उनको डिसग्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनका अपमान नहीं कर सकते। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल होगा और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन और बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये जो उसूल होगा कि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना करना, ठीक है, ये सब में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल, ओके। व्हाट एल्स पीपल, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन बिग कंपनीज लाइक रिलायंस एंड ऑल्सो इन स्मॉल बुक स्टोर। तो आप देखो भाई साहब, अगर एक छोटा सा बुक स्टोर है तो उधर भी प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए चीज़ें। कस्टमर आके खड़ा है और आप भाई साहब साफ सफाई कर रहे हैं, तो इट्स एन इरैशनल बिहेवियर, राइट। यू विल हैव टू अटेंड टू द कस्टमर फर्स्ट, ठीक है। और बड़ा एक कंपनी है कोई, ठीक है, दोनों में सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होती हैं, ठीक है। दोनों में सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होती है, दोनों में मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। इन ऑर्डर टू रन अ बिग कंपनी एज बिग एज रिलायंस और इन ऑर्डर टू रन अ वेरी स्मॉल बुक स्टोर यू विल नीड इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। बिहेवियरल इन नेचर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो आपका जो मैनेजमेंट का टेक्निक या प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है, बिहेवियर नेचर को डिफाइन करता है, ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको भाई साहब मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, ठीक है। वाई डू यू नीड, सब कुछ भाई साहब ऑटोमेटेड सिस्टम में ही तो है, सीख लीजिए अपना काम, नहीं। बिहेवियर एस्पेक्ट को आपको समझाना पड़ेगा, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्सेशन होगा, ठीक है। जैसे मैंने इस बंदे की बात की, इसका परफॉर्मेंस टॉप में क्यों हो गया, जस्ट बिकॉज आई हर्ड हिम, जस्ट बिकॉज आई मैनेज टू गैदर टाइम टू हियर व्हाट आर हिज इंटरेस्ट इन लाइफ, ही इम्प्रूव, ठीक है। ऑटोमेटिकली इतना फीडबैक देके इम्प्रूव नहीं हुआ, इतना उसको कॉन्सिक्वेंसेस बता के वो इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ मैंने उसका ये सुना और मतलब उसको अप्रिशिएट किया तो वो फटाक से इम्प्रूव हो गया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ह्यूमन इंटरैक्शन। तो मैनेजमेंट भाई साहब एक ह्यूमन इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो मैनेजर्स होते हैं, इफेक्टिव मैनेजर्स होते हैं, वो सिर्फ डेटा पे नहीं चलते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को इंप्रूव करते हैं, दे बेसिकली इंप्रूव ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। These principles control a group of people and direct them to achieve the objectives. So ये सारे principles जो है group of people मतलब कंपनी के लोगों को influence करती हैं and they direct them to achieve the objectives. ये भाई साहब objectives achieve करवा के देती हैं। General guidelines क्या होती हैं भाई साहब? Management principles provide general guidelines to wisely handle the organizational situations and solve the problems. They are not rigid. भाई साहब बोल दिया ऐसा ही करना है तो ऐसा ही करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको सिचुएशन के हिसाब से काम करना रहता है, ठीक है। तो यू विल हैव टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल, आप रिजिड नहीं हो सकते। मैनेजमेंट जो लोग करते हैं दे कैन नॉट बी रिजिड, ठीक है। भाई साहब मतलब ऐसा ही करना है तो ऐसा ही करके देना है, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कैसे हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस सबके लिए होती हैं टू वाइजली हैंडल द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशंस को हैंडल करना एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट रिजिड, ठीक है। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन से मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहाँ पे अप्लाई करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, किस सिचुएशन पे और किस साइज है, एंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, ठीक है, साइज क्या है,
ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। भाई साहब थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो होना ही चाहिए, वरना आपका क्या हो जाएगा, ठसन हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, लोगों में कलेश हो जाएगा, है ना। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या बोल रही है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। आप ह्यूमन से मतलब देखो, आप अगर किसी मशीन से डील कर रहे होगे, मशीन को तेल देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, जो भी देना है, और उसका मेंटेनेंस करना है, वो भाई साहब चलेगा। लेकिन जब आप ह्यूमन से डील कर रहे हैं तो वैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। देयर हैज़ टू बी अ जनरल बिहेवियर दैट यू हैव टू मेंटेन। You will have to ensure that you respect that person. You will have to ensure that you provide proper guidelines to that person, कैसे काम करना है, और you set up the expectations, भाई साहब इतना तुम्हारा आउटपुट होना चाहिए। ये सारी तमाम चीज़ें हैं। सिर्फ उसके मतलब सर पे बंदूक रख के आप बैठे रहोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। You will have to improve the behavior of the person, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें हैं। आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई साहब। दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो हम सिचुएशंस कभी कभी चेंज होती हैं, ठीक है, तो हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जैसे समझो अचानक भयानक में भाई साहब बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो अभी हम क्या करेंगे, वही हमारा हम फटाक से लेबर तो बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, फटाक से हम एम्प्लॉयज़ तो बढ़ा नहीं सकते। समझ लो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आप एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, आप समझ लो 100 शर्ट्स रोज़ बनाते हैं और आपके अंडर में 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अभी आपको समझ लो 1000 शर्ट का ऑर्डर आ गया, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, इन्हीं 10 एम्प्लॉयज़ से काम करवाना है, क्योंकि अगर मुझे बाहर से हायर करना है देन आई हैव टू पे हाई, उसमें टाइम भी जाएगा, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाने नहीं देना है। तो अब क्या करेंगे आप, व्हाट विल यू डू, देन यू विल हैव टू कन्विंस दीज 10 पीपल कि भाई साहब देखो हमारा एक बड़ा ऑर्डर आया है, ठीक है, आपको हम इंसेंटिव्स देंगे, आप लोग सब अगर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, रोज़ आप लोग 8 घंटा काम करते हैं, थोड़ा सा ये महीना 10 घंटा काम कर लीजिए, कुछ 10 दिन 15 दिन 20 दिन, अगर आप लोग सब 2-2 घंटा या 3-3 घंटा ज़्यादा काम करेंगे, वी विल पे यू एक्स्ट्रा एंड वी विल इंश्योर दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स, वी विल ऑल्सो इंसेंटिवाइज यू फॉर द सेम, ठीक है। तो आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वैसा आपने बोल दिया ए सब 10 घंटा कल से, समझे, ठीक है, होना ही आपको चाहिए इधर, और हम चले गए भाई साहब। तो आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, जितना घंटा वो दे रहे हैं वो भी आपको भी देना पड़ेगा, शायद ज़्यादा ही, ठीक है। एंड देन यू विल हैव टू बी विद देम, यू विल हैव टू इंसेंटिवाइज देम। तो ये क्या होती है भाई साहब, फ्लेक्सिबल होती है, ये आपके सिचुएशनल होती हैं चीज़ें, सिचुएशन होती है तो फ्लेक्सिबल हो जाती है डिमांड, ठीक है। ओके, कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग as business situations keep on changing, these principles can be modified and used in the organization as per their need। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमको होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल उसूल गाड़ दिया तो इसी में करना है हमको, ठीक है। सो देयर हैज़ टू बी सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज बिजनेस सिचुएशंस, कंडीशंस, एनवायरनमेंट चेंज होती रहती हैं, ठीक है, दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प टू डिटरमिन द कॉज ऑफ रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। तो भाई साहब किस कारण से ये इफेक्ट आया, अगर क्वालिटी में हमको, जैसे मैंने बताया इस बंदे का एग्जांपल दिया, सब कुछ मिल रहा था उस बंदे से, टाइम, डिसिप्लिन, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन क्वालिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो आई हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द इफेक्ट, व्हाट कुड बी द रीजन। मे बी ये बंदा बहुत मतलब अकेला है, किसी से बात नहीं करता है। द मोमेंट यू बेसिकली प्रोवाइड हिम अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ही गेट्स इन ट्यून विद हिज वर्क, ठीक है। सो आपको समझना पड़ेगा कि कॉज और इफेक्ट में क्या को रिलेशनशिप है। अगर कोई चीज़ नहीं हासिल हो रही है, इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, मे बी योर एफर्ट्स आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है, आपके एफर्ट्स शायद आपके रॉन्ग डायरेक्शन में, यू विल हैव टू चेंज एंड स्ट्रेटेजाइज। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प टू डिटरमिन द कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट, देयरफॉर दे आर द बेस फॉर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजंस। तो वो भाई साहब बेस होंगे बिजनेस डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं, ठीक है, आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर व्हाइल अदर्स आर नॉट फॉलोड विद द सेम फोकस, देन अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है और आपने कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए हैं, इन प्रिंसिपल्स पे आपको लागू करना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। अगर डामाडोल हो गया, आपने भाई साहब कुछ प्रिंसिपल्स को साइड में रख दिया और कुछ प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, सारे प्रिंसिपल्स को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट यू नीड टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू विल हैव टू स्टे
स्टिक टू इट, ठीक है, यू विल हैव टू स्टिक टू इट, क्लियर है। Significance or importance of principles of management. The significance of the principles of management can be explained with the help of the following points. Provides useful insight to managers, ठीक है, तो managers को useful insight देता है, ठीक है। Understanding social responsibility, ठीक है, तो आपके social responsibility को हम understand कर पाते हैं। Scientific decisions, ठीक है, हम scientific decisions ले पाते हैं। Provides useful insight to managers, तो managers को proper insight मिलता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एनीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बोलो 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 बोलो, व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसमें देखो ना, पानी भर गया है क्या कि है अभी भी जगह है? ओके, व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बताइए बताइए। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कुछ है? आपका खुद का सोशल लाइफ है, ठीक है, लेकिन उस सोशल लाइफ को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप अपड़ुम तबड़ुम कुछ भी कर देंगे तो आपको कंपनी वाले बाहर कर देंगे, है ना। आप अपने सोशल लाइफ में भाई साहब किसी के साथ मारामारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ इलीगल काम कर दिया, यू विल नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी, ऑल्दो द कंपनी हैज नथिंग टू डू विथ इट, बट इट विल टार्निश द इमेज ऑफ द कंपनी। तो आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस कंपनीज का, आपने देखो 10th में एक चीज पढ़ा था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CSR बोलते हैं, ठीक है। हर एक कंपनी का एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखिए कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं? प्रॉफिट्स कमाते हैं, राइट, दे मेक मनी। सो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई साहब हमको हर जगह डेवलपमेंट शायद हम ना कर पाएँ, हर एस्पेक्ट को हम शायद ना छू पाएँ, तो आपको हम सहायता कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग यू इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा, जिसका ऑफकोर्स आप टैक्स भर रहे हैं, लेकिन कैन यू डू समथिंग मोर, ठीक है, विल देयर बी। तो गवर्नमेंट ना कुछ ऐसे स्कीम्स चलाती है जिसमें कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकती है। जैसे किसी गरीब स्कूल को या किसी आंगनवाड़ी के स्कूल को किसी कंपनी ने फाइनेंस कर दिया, ठीक है, उसमें वैसा पेंटिंग वगैरह करा दिया या जो भी है, ठीक है, तो इतना सारा प्रॉफिट कमा रहे, थोड़ा बहुत पैसा इनको दे दिया, गवर्नमेंट इनको टैक्स बेनिफिट्स देती हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कॉर्पोरेट्स का ऑब्जेक्टिव मेन क्या है? पैसा कमाना, लेकिन उसके साथ ही साथ कॉर्पोरेट्स विल ऑल्सो सी वेदर दे हैव द कैपेसिटी एंड द टाइम टू कॉज सम सोशल अपलिफ्टमेंट एज वेल। तो सोसाइटी में भी कुछ अपलिफ्टमेंट वो अगर कर पाएँ, ठीक है, क्लियर है, ओके। हेल्पफुल इन एफिशिएंट साइंटिफिक डिसीजंस होने चाहिए, ठीक है, आपके जो डिसीजंस होने चाहिए वो साइंटिफिक होने चाहिए, ऐसे ताबड़तोड़ कुछ भी डिसीजन नहीं, रैशनल डिसीजंस होने चाहिए, ठीक है। हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज कंपनी को मिले हुए हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है तो इफेक्टिवली यूज होनी चाहिए। इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब आप कंपनी को ऐसे चलाएंगे कि इट विल इनकरेज रिसर्च एंड वेल एज डेवलपमेंट। मतलब जैसे देखो रिसर्च कैसा होता है, रिसर्च विंग क्या करेगा? रिसर्च करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है, और कैसे ज़्यादा क्लाइंट्स तक ये बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है, और हम कैसा क्या क्या इंप्रूवमेंट करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसर्च। रिसर्च में हमेशा लगे रहना चाहिए, ठीक है। रिसर्च मतलब क्या है? आप देखेंगे कि भाई कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव करें, ठीक है। आज की तारीख में देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड वाला जो मतलब जो लोग अच्छा पढ़ाते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट धीरे धीरे भाई साहब टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वी हैव टू मेक सम चेंजेस, वी हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशंस, ठीक है। आप उसी टेक्निक में एकदम बाबा आदम के ज़माने की चीज़ों को लागू करते हुए चलेंगे तो इट विल नॉट वर्क आउट, ठीक है। सो देयर हैज़ टू बी बेसिकली आपका जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, दे शुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज। इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च आपका होना चाहिए कैसे हम चीज़ों को और बढ़ा सकें, ठीक है, कैसे हम प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम नए क्लाइंट बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देयर हैज़ टू बी ए कांस्टेंट रिसर्च, और जैसे रिसर्च रिपोर्ट आती है उसके साथ ताबड़तोड़ डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, ओके। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई साहब? आपका प्रॉफिट कमाना, तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट जो है तो सारे, देखो बहुत प्रॉब्लम क्या होता है ना,
आप किसी भी ऑफिस में जाओगे तो एचआर से क्वालिटी का भाई साहब, ठीक है, क्वालिटी का प्रोडक्शन से भाई साहब, ये जितने भी डिपार्टमेंटल्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में टसन चलती रहती है और ये कंपनी का बड़ा नुकसान करा देती है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़, हर डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन हो सके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल दीज डिपार्टमेंट्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विथ ईच अदर, ठीक है. सो वो सामंजस्य मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी मैनेजमेंट रोल में होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को समझने में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत मदद करते हैं, ठीक है. इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स. तो भी जो भी सिचुएशंस अराइज हो रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है. ओके. इन हैंडलिंग वेरियस सिचुएशंस एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स. तो अलग अलग सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना और उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, ठीक है. ओके. अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस हेल्प्स द मैनेजमेंट टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम समझ जाते हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइसेस में प्रोवाइड कर सकते हैं. अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोली सिचुएशंस इन मार्केट. आर्टिफिशियल मोनोपोली क्या होती है भाई साहब, जो लोग मतलब एक ही चीज़ को लेकर हैं, ठीक है, मोनोपोली क्रिएट करके रखिए, मेरे से ही लोग लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट मेरे से ही लेंगे. इंश्योरिंग फेयर कंपटीशन, ठीक है भाई साहब, फेयर कंपटीशन होने दो. फेयर रेम्यूनरेशन, क्योंकि कंपटीशन होगा तो ही आप अपने क्वालिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अपने क्वांटिटी को क्वालिटी को बढ़ाएंगे. फेयर रेम्यूनरेशन मतलब जो आप पगार देते हैं, ठीक है, ये फेयर होना चाहिए, जैसा काम वैसा पगार, ठीक है. हेल्दी वर्किंग प्लेस. जैसा आपका वर्किंग प्लेस है तो हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ हेल्दी एनवायरनमेंट? सबको खिलाते रहो नहीं तो व्हाट इज़ हेल्दी एनवायरनमेंट? अगर मैं बोलूँ कि एक कंपनी को अपने वर्कर्स के लिए हमेशा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन तो ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब क्या? ट्रीट करो, अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है. किसी को भी, जैसे मैंने भाई साहब समीक्षा को चिल्ला दिया, बहुत चिल्ला दिया, सबके सामने चिल्ला दिया. मुझे समीक्षा को कुछ बोलना था कि भाई तुम जिस तरह से काम कर रही हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमको प्रोडक्टिविटी उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से काम करो. सो व्हाट कुड आई हैव डन? आई कुड हैव पर्सनली गिवन हर अ फीडबैक कि भाई साहब ये तुम्हारा काम है, देखो कैसे काम होता है, ऐसे ऐसे ऐसे. हमने समझाया, उस चीज़ को समझाया, दूसरे दिन समझाया, तीसरे दिन समझाया, फिर हम बोलेंगे भाई साहब देखो अगर ऐसे ही तुम काम करती रही तो हमको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा. दिस वुड बी अ बेटर वे ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड एंड सेट अप द एक्सपेक्टेशंस एज वेल. विजा विज भाई साहब 15 लोगों के सामने मैं चिल्ला दूँ उसके ऊपर, इससे क्या हो जाएगा भाई साहब, सिचुएशन बिगड़ जाएगी ना, उसको काम समझ में आएगा और वो तिनक के छोड़ के चली भी जाएगी, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. सो वी शुड हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. हेल्दी वर्किंग प्लेस हम इसको बोलते हैं, ठीक है. और हेल्दी वर्किंग प्लेस और क्या होता है भाई साहब? What is healthy working place? What else do you mean by healthy working place? Yes, nobody should be disrespected, but at the same time nobody should be over respected as well, है ना भाई साहब. हेल्दी वर्किंग प्लेस में अभी समझ लो भाई साहब राहुल मात्रे है और समीक्षा दोनों मेरे एम्प्लॉयज़ हैं. राहुल मात्रे को भी मैं सेम काम दे रहा हूँ, समीक्षा को भी सेम काम दे रहा हूँ, लेकिन राहुल मात्रे की पगार समीक्षा से दुगनी है. सो दैट इज़ नॉट एन हेल्दी एनवायरनमेंट. इफ बोथ आर गिवन द सेम प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन and if both are working in the same coordinated manner, why would one person be paid more than the other? So you are not giving a healthy environment. इसको भी हम healthy environment बोलते हैं, ठीक है. ओके. स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरीज, ठीक है. तो आपके जो स्टैंडर्ड टूल्स हैं उसको यूज़ करते हुए और मशीनरीज को यूज़ करते हुए कैसे हम बेसिकली इसको साइंटिफिक डिसीजंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर्स टू टेक साइंटिफिक डिसीजंस, रैशनल डिसीजंस, ऐसे उल्ट सूट डिसीजंस नहीं, सो दैट दे डोंट हैव टू फॉलो द ट्रायल एंड एरर मेथड एवरी टाइम. अच्छा ऐसे करते हैं, चलो देखते हैं ऐसा करके, अरे चलो ऐसे करते हैं, देखो देखते हैं हम ऐसा करके. तो जनरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सारे कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं और उसमें कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है. वो बहुत सदियों से ऐसा चला आ रहा है, बहुत सालों से ऐसा चला आ रहा है और वो हिट ही हुए हैं अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड with the use of various management principles, managers can analyze different situations and find alternative options to get desired results, ठीक है. Various management principles, managers can analyze different situations, ये different situations को analyze करते हैं, find alternative options to the desired results, ठीक है. तो क्या क्या alternative options होंगे desired results?
helpful in efficient utilization of resources. The basic function of management is optimum utilization of these resources and controlling their wastage. ठीक है, तो भाई साहब प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड कंट्रोलिंग देयर वेस्टेज, और उनका वेस्टेज भी कंट्रोल हो. ठीक है, वेस्टेज भी कंट्रोल हो. इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़. तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ में भाई साहब एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब एक बैलेंस हो. ठीक है, मैनेजमेंट भी अपना एक्सपेक्टेशन सेटअप कर रही है और एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हो. एंड एम्प्लॉयज़ विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ एनेबल्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. तो एफिशिएंसी लेवल बढ़ाता है और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है भाई साहब. इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी भाई साहब इससे बढ़ता है. ठीक है, देयर इज मोर ऑफ रिसर्च दैट विल हैपन एंड ऑब्वियसली देयर विल बी मोर ऑफ डेवलपमेंट दैट विल हैपन एज वेल. अरे तुमको क्या हो गया भाई साहब? ठीक है, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Principles of management develop scientific approach towards research and development. It contributes to growth and development of organization. अगर आप एक ही तरीके से साल दर साल काम किए जा रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को भी वैसे ही काम करवा रहे हैं विदाउट नो चेंज, आप सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बाकी लोग भाई साहब अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ. आपका भाई साहब मोबाइल देख लो कैसे अपग्रेड होता जा रहा है ना. एक टाइम पे आता था भाई साहब डब्बा फ़ोन, आज की तारीख में आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो सारी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, तो आपके कंपनी में जो सिस्टम्स हैं वो भी अपग्रेड होने चाहिए. आप पुरातन तरीका अपना कर आप आगे नहीं बढ़ सकते. ठीक है, सो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली हैव अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच. Managers are correctly identify business opportunities, find root causes of problems and provide appropriate solutions. तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है भाई साहब? जो प्रॉब्लम कॉज हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना और देखना कि वो सोल्यूशन एक्चुअली हो रहा है कि नहीं. ठीक है, दिस हेल्प्स टू मेक द मैनेजर्स मोर एफिशिएंट एंड डिसीजन मेकिंग बिकम्स स्मूथ. तो डिसीजन मेकिंग भाई साहब आपका स्मूथ हो जाता है. हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. It is a difficult task for manager to keep control on the performance of all team members. तो एक मैनेजर के लिए सारे टीम मेंबर्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, परफॉर्मेंस कंट्रोल करना. तो आपका क्या होता है भाई साहब? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं. ठीक है भाई साहब, कोई एचआर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए. उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं एंड दे विल कंट्रोल द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे. ठीक है, ओके, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर अ बेस फॉर टेकिंग ऑर्डर्स, रेम्यूनरेशन, डिसीजन. बहुत बढ़िया. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट. बहुत बढ़िया, ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, ओके. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रिराइट द स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डैश साइंस, सोशल साइंस. मैनेजमेंट डैश आर सेट ऑफ जनरल रूल्स दैट गाइड द मैनेजर्स टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल्स, कोड्स एंड theories. State where the following statement are true or false. The principles of management are universal in nature. True है. छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन और बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विल बी एप्लीकेबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशंस. ये ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू, राइट. अलग अलग सिचुएशन के लिए आपको अलग अलग प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ेंगे. ठीक है. ओनली सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट. फॉल्स. ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. तो आप देखो यहाँ पे भाई साहब प्रीवियसली एक रिपीटेड क्वेश्चन है. देखो 13, 15 एंड 2018 में एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. ऐसे ही ताबड़तोड़ हम प्रिंसिपल बहुत सालों से एक्सपेरिमेंट होता हुआ आया है, तब जाके प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट के लागू होते हैं, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे और छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे. बिहेवियरल इन नेचर, ये ह्यूमन बिहेवियर से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है. दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ह्यूमन बिहेवियर. जनरल गाइडलाइंस हैं. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है भाई साहब इसमें. ठीक है, देयर इज जनरल गाइडलाइंस टू दीज थिंग्स और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए.
कॉज एंड इफेक्ट, भाई साहब क्या कॉज है, किस इफेक्ट से, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दे विल बी इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज, ये जो आपने देखा इसको सबको इलैबोरेट करना है, ऐसे पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, सबको भाई साहब इलैबोरेट करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम आपको 2 पेज का लिखना पड़ेगा। ओसी के सारे आंसर्स लंबे लंबे होंगे भाई साहब, आप मानकर चलो कि ये सारे आंसर्स आप 2-2 पेज तक लिखोगे पॉइंट वाइज और कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे आंसर्स का, ये देखो भाई साहब, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं लिखना है आपको, इसको इलैबोरेट करना है, 2-2 4-4 लाइन हर एक के लिए लिखना है, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली राइट ओनली, देन यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। आपको ये हेडिंग डालनी है और उस हेडिंग के नीचे भाई साहब आपको आंसर्स लिखने हैं, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट आंसर्स इन ओसी, ओके। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, मैनेजर्स को भाई साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट देता है, ठीक है। और क्या है भाई साहब, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अंडरस्टैंड करते हैं, साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ओके। व्हाट इज बेसिकली हेनरी फेयोल प्रिंसिपल, हेनरी फेयोल प्रिंसिपल, हेनरी फेयोल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हु रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, एक माइनिंग इंजीनियर थे वो, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंच गए, एमडी, कंपनी का एमडी हो गए, ठीक है। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, हिज प्रिंसिपल्स सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्शंस, ठीक है। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेड डाउन बाय फेयोल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, भाई साहब काम बांट दिया जाए, इसका ये काम, इसका ये काम, इसका ये काम, काम को इफेक्टिवली बांट दिया जाए। अगर आप काम बांटते नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो इंसान भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो आपके अथॉरिटी किसको मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव, आप क्या इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब देखिए एक इंसान का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। एक इंसान को पैसा कमाना है, तो अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो क्या गले से पैसा निकाल के भाग जाए, नहीं ना, वो काम करे, काम करने पे उसको पैसा मिलेगा, पगार मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा, वैसा है, ठीक है। तो ये हो गया जब हम उसके इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के साथ जोड़ रहे हैं। अगर वो ठीक से काम करेगा तो उसको पगार मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, और अगर ठीक से काम करेगा तो कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। सो उसका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के साथ टाई अप हो रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, जो ऑर्डर होता है भाई ये इस तरीके से काम होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, रेम्यूरेशन, पगार, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब क्या होता है, देखो जब आप किसी कंपनी में जाते हो ना तो आप उस कंपनी के काम को देखते हो और देखते हो कि आप कितने साल तक उस कंपनी में काम कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। कंपनी भाई साहब अगले 1 महीने में बोलेगी भाई जब घर जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। तो टेन्योर, एवरेज टेन्योर कितना है, लोगों का टेन्योर कितना है, मतलब क्या आप उस काम को 50 साल तक कर सकते हो, 55 साल तक कर सकते हो, या शायद 20 साल तक कर सकते हो, तो वो जो भी है आपका, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड टेन्योर, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस्पिरिट डी कॉप्स, ये बेसिकली एक लैटिन टर्म है, इसको हम टीम वर्क बोलते हैं, ठीक है। सो विल सी वन बाय वन। प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है, एज पर दिस प्रिंसिपल द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द वर्क कुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। तो इन सब छोटे छोटे पार्ट्स में हम इस वर्क को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टेक्निकल है, फाइनेंशियल है, कमर्शियल है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड अल्टीमेटली इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी लेवल। तो इससे क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन, दैट इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड गेट वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसको हम अथॉरिटी बोलेंगे। अ मैनेजर कैन वर्क प्रॉपरली ओनली इफ ही इज गिवन अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, अगर उसको अथॉरिटी दिया गया हो। प्रिंसिपल ऑफ आवर अथॉरिटी कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई साहब ऐसे ही हम थोड़ी ना किसी को अथॉरिटी दे देंगे, अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा तो ही उसको अथॉरिटी देंगे, ठीक है।
प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में भाई साहब प्रिंसिपल्स क्या क्या हो जाएंगे? देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स सो दैट द डिसिप्लिन इज मेंटेन। ठीक है, तो एक डिसिप्लिन होनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, तभी जाकर आपका डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रॉपर्ली डिसिप्लिन ऑब्जर्व होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्ली डिसिप्लिन, अदरवाइज इनडिसिप्लिन बिहेवियर रहेगा तो भाई साहब हम कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं रख सकते। ठीक है, वी विल बेसिकली डाइग्रेस। Principles of initiative. According to this principle, managers should welcome such ideas and conduct thorough discussion on these ideas. किसी ने अगर कोई इनिशिएटिव लिया है, कुछ अलग सोचा है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसको मैनेजर्स को इनकरेज करना चाहिए। मैनेजर शुड इनकरेज, अरे चलो ये सोच तो रहा है, ठीक है, कंपनी के बारे में, सो दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। ठीक है, दिस अप्रोच हेल्प्स टू बिल्ड अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इससे हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। आपको पैसे कमाने हैं, इंसेंटिव ज़्यादा कमाना है, चलो हम आपको एक्स्ट्रा काम देते हैं, आप ये काम करके दे दो, हम आपको ज़्यादा पैसा दे देंगे। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ हम ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज अलाइन। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेसर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़्यादा करके हम अगर जो इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको पहली प्रायोरिटी देंगे और जो इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल होगा उसको कम प्रायोरिटी देंगे, है ना भाई। छोटे छोटे सबके इंटरेस्ट देखने लगे तो नहीं चलेगा ना, हमको ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। आप अगर जैसे समझो इस चीज़ को कि समीक्षा को पानी भरकर ऑफिस जाना पड़ता है, उसके घर में पानी आता है भाई साहब 8 बजे तक, लेकिन ऑफिस भाई साहब चालू हो जाता है 8:15 बजे। तो अभी क्या करें? What will we do? We will wait till she actually fills up all buckets and then she comes down at 9 o'clock. क्या ये हो सकता है? वो अगर सारा पानी भरकर ऑफिस पहुंचती है तो उसको 9 बज जाएंगे। तो अगर ऐसा समीक्षा को हमने सपोर्ट किया, चलो भाई साहब समीक्षा के लिए अंडरस्टैंडिंग, कल को और कोई इशू लेकर आएगा, कोई बोलेगा भाई साहब मेरे को ना 10 बजे तक अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, वो 10 बजे पहुँचेगा, तो ये पूरे कंपनी की डिसिप्लिन को बिगाड़ देगा। सो आपका कंपनी का रूल है कि सब लोग 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बस अभी सबको 8 बजे पहुंचना है। कंपनी भाई साहब 8 बजे खुलता है तो 8 बजे पहुंचना है। आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स आपको हैंडल करने हैं। राइट, समझ में आ रही है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही।